नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले सचिवालय स्थित सभागार में हाई लेवल की एक मीटिंग की है और उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में पूर्ण चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार अपनी व्यवस्था पूरी करने में इस वक्त जुटी हुई है। उत्तराखंड में चारधाम में इसके नजर मानसून यात्रियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। साथ ही प्रदेश में जल भराव की समस्या को रोकने के लिए नदी और नालों की साफ सफाई की व्यवस्था तेज कर दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून की चुनौतियों को देखते हुए सरकार एक्टिव मोड में है। हर परिस्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं ताकि प्रदेश की जनता समेत चारधाम के यात्रियों को मानसून में असुविधा ना हो। क्योंकि मानसून सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित कि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी ज़रूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ़ सफाई होनी है साफ़ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी खुलें। चूँकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से चूँकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मैक्स हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैला रानी रावत से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी भी दी है और लिखा कि मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में उपचार हेतु भर्ती केदारनाथ विधानसभा से माननीय विधायक शैला रानी रावत से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना है और बाबा केदार से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने लिखा कि विधानसभा से माननीय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी से भेंट कर उनके कुशल क्षेम जाना है और बाबा केदार से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। अब इन दोनों सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट इस वक्त खाली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नवीन जोशी ने कहा है कि प्रदेश की 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलाने का मन बना लिया, क्योंकि इससे पहले भी बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी चुने गए थे और मंगलौर सीट पर बसपा के विधायक। बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। जनता इसको देख रही है और जनता इस बार दोनों सीट पर कांग्रेस को ही जिताने जा रही है। चुनाव की तारीख आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करें, वहां की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुन के भेजा था। अब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो मतदाता हैं वो आज भी वही हैं। वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अभी जो मंगलौर की अगर हम बात करें, लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25,000 वोटों से वहां से मंगलौर से उस विधानसभा से कांग्रेस जीती है। तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता का जो रुझान है कांग्रेस के पक्ष में, उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है। हमारे वहां पे पर्यवेक्षक भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी दौरा वहां पे तय हो रहा है, वो भी वहां पे जा रहे हैं और हमारे राज्य के जो वरिष्ठ नेता हैं उन क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे वहां के बीएलओज हैं, जो हमारे बीएलएज हैं, उनसे संपर्क हम स्थापित करेंगे। और उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जिले के अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और मीटिंग के बाद गणेश जोशी ने काशीपुर में बीजेपी नेता दीपक बाली के आवास पर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह मिला है वो अपने आप में एक मिसाल भी है। कि
जहां मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। और वे हरिद्वार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से रुड़की पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया है। और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। इस दौरान बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बने हैं और देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। बीजेपी की हैट्रिक लगना एक ऐतिहासिक कदम है। सब पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं और तमाम जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक बार चुनाव संपन्न होने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी, मतगणना के समय मुलाकात हुई थी और आज जब विधिवत संसद की सदस्यता हो गई है तो एक बार कार्यकर्ताओं से मिलने का एक प्रोग्राम है और कार्यकर्ताओं से मिल करके और भविष्य की रूपरेखा बनाई जाएगी। अभी एक बार आज तो बहुत सीमित मकसद है कि कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और जनता का आभार प्रकट करने के लिए, मतदाताओं का आभार प्रकट करने के लिए अब हम कार्यक्रम बनाएंगे। और वे रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही भवानीगंज में केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट फैजुल हक ने केंद्र सरकार पर नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए यह कहा कि सरकार लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट परीक्षा में एक ही केंद्र के कई बच्चे पास होना सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है उसके हिसाब से भी इन्होंने इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है यहाँ कांग्रेस ने। मामला यह है कि नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिलता और ये जो है धांधली करके अपने जो हितैषी लोग हैं उनको अनाप शनाप अंकों से और एक ही सेंटर में 8 बच्चों का जो है पूरे अंक लाना, ये सब जो है इस परीक्षा पे और इस परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। उसकी जांच के लिए और उस परीक्षा को रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ रामनगर में पुतला दहन किया है। हरिद्वार में रेडी बेलवाला में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। अधिवेशन में सीमित संख्या में ही किसान पहुंच पाए हैं, जिस पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से भीड़ जुटाने की बात भी कही है। वहीं चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने कहा है कि देश में किसानों को राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी मिलते ही किसानों की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुद्दे यही हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, एमएसपी का मुद्दा है, कर्जे माफी का मुद्दा है, किसान के जो मुद्दे हैं, बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, किसान की जमीन हड़प्पा है जो इन्होंने, उनका मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण जो लिए उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला। इन्हीं मुद्दों पर 3 दिन चर्चा होगी। हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान
अटला कोटी के पास स्थित ग्लेशियर के पास आम श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और दुर्गम यात्रा को सुगम बनाने के लिए एसडीआरएफ की टीम जो उसके जवान हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अटला कोटी के पास ग्लेशियर के कारण रास्ता पूरी तरह से दुर्गम हो चुका है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्लेशियर के हिस्से पर एसडीआरएफ की 2 सब टीमें नियुक्त की गई हैं। एक टीम घांगरिया बेस कैंप और दूसरी टीम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से प्रतिदिन ड्यूटी के लिए अटला कोटी ग्लेशियर पहुंचती है और यहां से एसडीआरएफ के जवान एक एक श्रद्धालुओं को अपने सुरक्षा घेरे में ग्लेशियर पार कराते नजर आ रहे हैं ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। मसूरी में स्कूल के छात्रों ने प्लास्टिक बैग के प्रयोग न किए जाने को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने मसूरी लैंडौर गुरुद्वारा चौक से अंबेडकर चौक तक प्लास्टिक बैग न उपयोग करने को लेकर विभिन्न प्रकार के स्लोगन और नारों से लोगों को जागरूक करने का काम किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक काफी खतरनाक होता है, ऐसे में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें आर.एन. भार्गव इंटर कॉलेज, मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज और धनानंद राजकीय इंटर कॉलेज इस रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर को स्वच्छ कैसे रखें, प्लास्टिक से मुक्त कैसे रखें, इसकी जागरूकता को लेकर एक इनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। और क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे ये मैसेज दे रहे हैं पर्यटक हो या स्थानीय लोग यहाँ के हों कि प्लास्टिक से का हम कम से कम प्रयोग करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। श्री मसूरी कैंपी को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पे एक रैली निकाली है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और हमारे साथ नगर पालिका भी सहयोग कर रही है और हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी हम यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हमने रैली निकाली है। और भीषण गर्मी के बाद अचानक से तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती भी नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश जैसी स्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और ऐसे में 4 धाम की यात्रा को लेकर भी कई तरह की सावधानियां बरतने की चेतावनी ये दी गई है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की हिदायत भी दी है। देखिए जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो भी 4 धाम लोकेशन पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी लेते रहें, जो भी उनके पास साधन है। आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में सब चीजें अवेलेबल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है और 4 धाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीजें देखते रहें। दूसरा चीज है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतजार करें और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको खत्म होने दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। देखें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो भी 4 धाम लोकेशन पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी लेते रहें, जो भी उनके पास साधन है। आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीजें अवेलेबल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है और 4 धाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीजें देखते रहें। दूसरा चीज है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतजार करें और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको खत्म होने दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
मैं मनमोहन जुनेजा, पूर्व सभासद, अपनी और अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से पूरे देश को, जो अभी हमारा पूरा बहुत बड़ा एक इलेक्शन हुआ है, अभी जो कंप्लीट हुआ 10 जून को, उसमें बीजेपी के 3रे कार्यकाल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। और बीजेपी और उनकी नीतियों पे जो लोगों ने विश्वास किया और तीसरी बार फिर उनको बहुमत में लाने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और हम लोग देखेंगे कि अगले 5 साल में और बहुत कुछ नया होगा। धन्यवाद।